Assalamu alaikum everyone. My name is Aisha Rahim. I am basically an engineer. I did my engineering from Iran University. I did engineering in telecommunications. Well, I'm one of the few students who got a scholarship to Poland. वहाँ पे मैंने 2 semesters पढ़े थे. एक छोटा सा exposure था outside world का, which was very enjoyable. Um, as far as CSS is concerned, I've recently appeared in CSS 2023 attempt and 2024 attempt. As far as this platform is concerned, as Sir Altaf has already told you that I have taught English, Persian and composition. एक बैच अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा और अब सेकंड बैच जो है हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं. आई थिंक 12th से उसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं. अभी एडमिशंस ओपन हैं. Well, English, Persian composition में if you guys are interested, you all are invited to enroll in that batch. इसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि हम ना सिर्फ English, Persian composition के तमाम टॉपिक्स को thoroughly ample examples के साथ कवर करें, बल्कि मेरी ये कोशिश होती है कि आप लोगों को करेक्ट फॉर्मल इंग्लिश का रिटन एक्सप्रेशन आना चाहिए. इंग्लिश लैंग्वेज का एक फॉर्मल रिटन एक्सप्रेशन का तरीका होता है, वो आप लोगों को सिखाया जाता है इस बैच के अंदर. ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है ऐसे के अंदर. अगर आपको ठीक से इंग्लिश लिखना नहीं आती है तो आप ऐसे फेल कर जाते हैं. एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, करेक्ट written expression of formal English, correct formal written expression of English language is your basic grundstone, या फिर इसको आप फाउंडेशन कह लें. CSS पास करने की जो सबसे बेसिक नीड होती है वो यही होती है कि आपको फॉर्मल इंग्लिश लिखना आनी चाहिए करेक्टली. ठीक है. सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू नॉट ओनली इन ऐसे बट इन ऑल द सब्जेक्ट्स दैट यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज. So as far as US history is concerned, we are starting this new subject of US history on this platform. इस सब्जेक्ट के अंदर आपको पहले तो मैं बता देती हूँ कि ये कोर्स क्या क्या चीज़ें कवर करता है. वी आर गोइंग टू कवर ऑल दी टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस इंशाल्लाह. आई विल बी प्रोवाइडिंग यू एम्पल नोट्स. आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ नोट्स दिए जाएंगे जिनसे आप आसानी से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं. अगर आप FPSC की वेबसाइट पे देखेंगे तो सिलेबस के नीचे एक लिस्ट ऑफ बुक्स गिवन है जो कि आपको रीड करनी है. उनके अंदर से आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, इवेंट्स, रेफरेंसेस निकालने होते हैं. मैं आपको इस लेक्चर में, इस पूरे कोर्स में उन तमाम बुक से वो रेफरेंसेस निकाल निकाल के दूंगी, तो आप लोगों को जाकर वो बुक्स पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं होगी. 60% ऑफ द टाइम आपको इस तरह से सेव हो जाएगा कि आपको बने बनाए नोट्स मिल जाएंगे और आपको वो तमाम बुक्स पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं होगी जिनसे आप रेलिवेंट रेफरेंसेस को निकाल के अपने पेपर को ज्यादा अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकें. आई विल बी प्रोवाइडिंग यू यूट्यूब वीडियोज. डिफरेंट इवेंट्स हम हिस्ट्री के पढ़ेंगे तो उनको अक्सर याद करना मुश्किल हो जाता है, बट इफ यू विल वॉच दीज यूट्यूब वीडियोज दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग यू, तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इन तमाम इवेंट्स को याद रखना. एक कहानी की तरह आप इन तमाम इवेंट्स को याद रख सकेंगे US हिस्ट्री. ठीक है. फिर हम इंशाल्लाह एम्पल पास पेपर्स एग्जाम्पल्स करेंगे. डिफरेंट पास पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चंस आते रहे हम वो पेपर्स भी करेंगे और आखिर में आपका एक मॉक टेस्ट होगा जिसमें हर एक एस्पायरेंट को एक क्वेश्चन दिया जाएगा फ्रॉम द पास्ट पेपर और आपको उसका एक आंसर डिजाइन करके you'll have to submit it to me. और फिर वो हम एक डेडिकेटेड सेशन के अंदर सारे आंसर्स को एड्रेस करेंगे ताकि एस्पायरेंट्स ना सिर्फ अपनी गलती से सीख सकें बल्कि दूसरों की भी गलतियों से सीख सकें. ऑलराइट. Now I'm going to share my screen with you people so that you can view my PPT presentation. So US हिस्ट्री 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है. ग्रुप 4 में होता है जो कि हिस्ट्रीज पे जो बेस्ड एक ग्रुप है जिसमें हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ USA भी आता है. So this is for 100 marks. आपका सिलेबस FPSC की वेबसाइट पे कुछ इस तरह से है. अगर आप इन तमाम टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आप थोड़ा सा डिस्करेज हो जाएंगे. मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स who go to FPSC's website and read the syllabus, they instantly get discouraged और फिर वो इस सब्जेक्ट को ऑप्ट नहीं करते क्योंकि ये सिलेबस ही जो है वो थोड़ा सा डिसजॉइंटेड आपको महसूस होगा, थोड़ा सा हैपहैज़र्ड महसूस होगा. एक प्रॉपर लॉजिकल फ्लो में नहीं महसूस होगा आपको ये पूरा सिलेबस. सो फॉर दैट रीजन आई हैव रीऑर्गेनाइज्ड द सिलेबस.
एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने इसको रीऑर्गेनाइज किया है, जिसके अंदर तमाम वो टॉपिक्स कवर होंगे जो आपके एफपीएससी के सिलेबस के अंदर गिवन है, लेकिन एक ज्यादा लॉजिकल, ज्यादा जॉइंटेड और ज्यादा एक फ्लो के अंदर हम इन तमाम इवेंट्स को कवर करेंगे। ऑलराइट, सो एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न्ड, तमाम एस्पेक्ट सिलेबस के इंपॉर्टेंट नहीं है। देर आर सम टॉपिक्स विच आर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स, सो वी आर गोइंग टू डिजाइन दिस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। मेरी जो टीचिंग अप्रोच होगी वो ये होगी कि वी आर गोइंग टू प्रायोरिटाइज ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, और फिर हम जो मोस्ट रेलिवेंट स्टफ है विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, उनको हम ज्यादा जल्दी और ज्यादा थरोली कवर करेंगे, और बाद में वो टॉपिक्स जो कि एग्जाम्स में बहुत कम आते हैं या नहीं आते हैं, फिर हम उनको कवर करेंगे। तो इस तरह से एक प्रायोरिटी बेस्ड अप्रोच होगी हमारी, और हम ज्यादा थरोली और ज्यादा इफेक्टिवली अपने सिलेबस को कवर कर सकेंगे। ठीक है, तो अब यूएस हिस्ट्री के अंदर आप सब कुछ पढ़ते हैं, उस पॉइंट से आप पढ़ते हैं जिस पॉइंट में अमेरिकन कॉन्टिनेंट से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो थे, ये दो कॉन्टिनेंट थे, और पूरी दुनिया को पता ही नहीं था कि यहाँ पे भी कोई जमीन का हिस्सा है और लोग यहाँ पे आबाद हैं। बिफोर 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस निकलते हैं एक पैसेज को फाइंड करने के लिए, अ ट्रेड रूट विद ईस्ट, उसको फाइंड करने के लिए वो निकलते हैं, और फिर वो जाके टकरा जाते हैं नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट से, एंड देन ही दैट इज व्हेन ही डिस्कवर्ड दिस लैंड। तो 1492 से पहले तक तो लोगों को पता ही नहीं था कि यूएसए नाम की भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, या एक पीस ऑफ लैंड इस तरफ भी एग्जिस्ट करता है। यूएस हिस्ट्री उस पॉइंट से शुरू होती है, उसके बाद किस तरह से कॉलोनाइजेशन हुई यूएस की, किस तरह से कॉलोनीज इंडिपेंडेंट हुई, कैसे उन्होंने रिवोल्ट किया, कैसे उन्होंने रेवोल्यूशनरी वॉर लड़ी, फिर इंडिपेंडेंट होने के बाद उन्होंने क्या कुछ किया, कौन सी वॉर्स लड़ी, किस तरह से अपनी कंट्री को उन्होंने बिल्ड किया, किस तरह से दूसरी स्टेट्स को उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया, इस तमाम अरसे में कौन कौन से इश्यूज उभरे, स्लेवरी का बहुत बड़ा इशू था, उसके बाद सिविल वॉर हुई, उसके बाद सिविल राइट्स मूवमेंट चली, इंपीरियलिज्म के टॉपिक्स आते हैं कि किस तरह से यूएसए फिर बाकी दुनिया को कॉलोनाइज, एक वक्त में खुद यूएस एक ऐसी कंट्री थी जो कि कॉलोनाइज्ड थी, यानी कि इनके ऊपर ब्रिटिश लोग हुकूमत करते थे, और फिर ब्रिटिशर से ये लड़े, उनको भगा दिया, और उसके बाद वो खुद वही काम करने लगे जो कि ब्रिटिशर्स ने एक वक्त में उनके साथ किया था। सो हम ये तमाम चीजें पढ़ेंगे, फिर कंटेम्प्रेरी इशूज की तरफ आ जाता है, और फिर करंट अफेयर्स तक हम थोड़ा ब्रिटिश यूएस हिस्ट्री को पढ़ेंगे। अब अगर आप पेपर्स का पैटर्न देखें तो आपको ये रियलाइज होगा कि एग्जामिनर जो है वो करंट इश्यूज के मुताबिक बहुत सारी चीजें देते हैं। यूएस हिस्ट्री की भी जब वो बात करेंगे तो वो कंटेम्प्रेरी इश्यूज के ऊपर ज्यादा बात कर रहे होंगे कंपेयर टू हिस्ट्री। तो कंटेम्प्रेरी इश्यूज भी हम थोरली करेंगे ताकि आपका जो पूरा एक ऑल राउंडेड प्रिपरेशन हो सके। नाउ देयर इज दिस क्वेश्चन दैट व्हाई यू शुड ऑप्ट फॉर यूएस हिस्ट्री। आपको यूएस हिस्ट्री क्यों लेनी चाहिए जब आप ब्रिटिश हिस्ट्री भी ले सकते हैं, यूरोपियन हिस्ट्री भी ले सकते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री भी ले सकते हैं। व्हाई यू शुड ऑप्ट फॉर यूएस हिस्ट्री? देयर आर सम पॉइंट्स which will make it clear to you that opting for US history is a more logical, it is a more sane choice. सबसे पहली बात तो ये है कि यूएस हिस्ट्री का जो पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, मतलब पूरी जो हिस्ट्री है ये बहुत लॉजिकल है, बहुत सीमलेस है, यानी कि एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट, उसके बाद तीसरा इवेंट एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहे हैं, सीमलेसली हिस्ट्री प्रोसीड कर रही है, एक सर्टेन पैटर्न है जिसके ऊपर तमाम हिस्ट्री प्रोसीड कर रही है, आपको कोई भी हैपहैजर्डनेस महसूस नहीं होगी। जबकि आप दूसरे सब्जेक्ट को जब देखते हैं तो फिर उसमें आप देखते हैं एक वक्त में ही कई काम हो रहे होते हैं, जैसे कि यूरोपियन हिस्ट्री में या ब्रिटिश हिस्ट्री में एक वक्त में कई दूसरे इवेंट्स हो रहे होते हैं, तो उस वक्त इस एक पॉइंट ऑफ टाइम में तमाम होने वाले इवेंट्स को याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यूएस हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता, यूएस हिस्ट्री में मोस्टली एक वक्त में एक ही बात होती है, एक ही इवेंट होता है, एक ही स्टोरी चल रही होती है, तो उसको याद करना बहुत आसान हो जाता है। सो इट इज वेरी लॉजिकल, दिस हिस्ट्री इज वेरी सीमलेस। और दूसरा, यूएस हिस्ट्री बहुत छोटी है, यूएस इज वन ऑफ द यंगर कंट्रीज, यूएस हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन 243 ईयर्स, 250 साल की उसकी हिस्ट्री है, ठीक है। सो दिस हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन अ स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम, hence it is easier to remember the transitions and make sense of the events that are happening in the history of US. दूसरी हिस्ट्रीज जो हैं जैसे कि इंडो पाक, यूरोपियन हिस्ट्री, अव्वल तो ये बहुत लंबी लंबी हिस्ट्रीज हैं, लिटरली सैकड़ों साल, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स के ऊपर मुहित इनकी हिस्ट्रीज होती हैं। और फिर दूसरा ये कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन एट द सेम टाइम, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल ऑफ दोज इवेंट्स हैपनिंग एट द सेम टाइम। इट इज ईजियर टू लर्न यूएस हिस्ट्री एज देयर आर some common themes that are carried forward, कुछ common themes के ही ऊपर तमाम हिस्ट्री चल रही होती है। इसके अलावा एक सीमलेस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, यानी कि इस साल ये हुआ, उसके नेक्स्ट साल ये हुआ, नेक्स्ट साल ये हुआ, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर सीमलेस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जिसके
अकॉर्डिंगली पूरी हिस्ट्री प्रोसीड कर रही है और फिर उसको याद करना बहुत आसान हो जाता है। और एक रीजन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन एज टू व्हाई एज पेरेंट्स शुड ऑप्ट फॉर यूएस हिस्ट्री इज कि आप देखें कि आपने अपने ऑप्शनल दूसरे कौन से रखे हुए हैं। अगर तो आपने पॉलिटिकल साइंस 1 एंड 2 रखा हुआ है या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रखा हुआ है या जेंडर स्टडीज रखा हुआ है तो आप यूएस हिस्ट्री ऑप्ट कीजिए क्योंकि ओवरलैप बहुत होता है। स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पॉलिटिकल साइंस 1 एंड 2 के अंदर आप पूरा यूएस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पढ़ते हैं। उसमें आप कांग्रेस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, सेपरेशन ऑफ पावर्स, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं, स्पेशली मॉन्टेस्क के बारे में आप पढ़ते हैं जिसने सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस दिया था जिसके ऊपर पूरा यूएस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बेस करता है। पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, ये तमाम चीजें आप पॉलिटिकल साइंस 1 एंड 2 में पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पढ़ते हैं और ये ओवरलैप करते हैं यूएस हिस्ट्री के साथ। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस ले रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ले रहे हैं तो जरूरी है कि आप यूएस हिस्ट्री लें ताकि आप ये एक सेंस मेक कर सकें। जब आपको एक चीज की हिस्ट्री पता होगी ना तो फिर आप उस चीज का सिस्टम पढ़ने में यू विल फील मच ईज इन लर्निंग द सिस्टम ऑफ अ सर्टेन कंट्री जिसकी आपको हिस्ट्री का पता होता है। इसके अलावा करंट अफेयर्स में बहुत ओवरलैप होता है, स्पेशली पाकिस्तान अफेयर्स में वॉर ऑन टेरर और कंटेम्प्रेरी इशूज में यूएस वर्सेस चाइना, ट्रेड वॉर, यूएनओ, नेटो, ये तमाम चीजें आप करंट अफेयर्स में भी पढ़ रहे होते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स में भी आ रही होती हैं। ये ओवरलैप करता है मेजरली यूएस हिस्ट्री के साथ। So naturally, all other subjects they feed into, and especially the ones that I'm discussing right now, they especially feed into the US history, and they feed from the US history as well. ऐसे में आपको यूएस हिस्ट्री बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आप देखें ऐसे में आपको डिफरेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज, प्रेसिडेंट्स के बारे में कोट करना पड़ता है। तो यूएस हिस्ट्री से आपको बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज, प्रेसिडेंट्स के बारे में पढ़ने को मिलता है जो कि आप ऐसे में कोट कर सकते हैं एज योर केस स्टडीज, आर्ग्यूमेंट्स। तो ऐसे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलती है जो ऐसे में काम आती है। फिर जेंडर स्टडीज की अगर आप बात करें तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म ओरिजिनेट ही यूएसए के अंदर हुई थी। यूएस हिस्ट्री में आप ये थरली पढ़ेंगे किस तरह से वेव्स ऑफ फेमिनिज्म ओरिजिनेट हुई और फिर किस तरह से इनकी सिस्टर मूवमेंट्स दूसरी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर फैली और फिर वहां पे औरतों को राइट टू वोट मिला। वेमेन सफरेज मूवमेंट जो थी वो असल में यूएसए के अंदर ओरिजिनेट हुई थी। तो जेंडर स्टडीज के साथ ये एक बहुत बड़ा चंक ओवरलैप होता है यूएस हिस्ट्री और जेंडर स्टडीज में, ये दोनों इस पॉइंट पे ओवरलैप करते हैं। ठीक है, we know that when we do dedicated lectures on these subjects you will learn कि किस तरह से women जो थी उन्होंने 1920 में राइट टू वोट हासिल किया यूएसए में, और यूएसए के अंदर जो ये सफरेज मूवमेंट हुई थी उसी से इन्फ्लुएंस होके दूसरी मूवमेंट्स यूरोप के अंदर सिस्टर मूवमेंट्स शुरू हो गई थी और 1918 के अंदर इंग्लैंड के अंदर राइट टू वोट वेमेन को हासिल हुआ। सो दीज आर द थिंग्स दैट ओवरलैप, जिसकी वजह से यूएस हिस्ट्री ऑप्ट करना भी ज्यादा सेम चॉइस हो जाती है और दूसरा फिर ये हेल्प आउट करता है आपको दूसरे सब्जेक्ट समझने में। सो पोटेंशियली यूएस हिस्ट्री एक्ट्स एज अ नॉलेज फीडर फॉर अ लॉट ऑफ अदर सब्जेक्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऐसे जेंडर स्टडीज। और दूसरी बात ये कि यूएस हिस्ट्री पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। इन जनरल हम अक्सर सुनते रहते हैं कि अब यूएस में ये हो रहा है, अब यूएस का ये इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तान में लेटर आ रहे हैं या लेटर जा रहे हैं, ये आप चीजें सुनते रहते हैं करंट अफेयर्स में। सो यूएस has this profound impact and influence on Pakistan and all of our lives. हमारी लाइव्स के ऊपर यूएस का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। यूरोप का इतना नहीं होगा, ब्रिटिश का इतना नहीं होगा जितना इस वक्त यूएस का है। ठीक है, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज अ ग्लोबल सुपर पावर। पाकिस्तान के साथ कुछ फोरम्स के ऊपर इन्होंने कोलैबोरेशन भी की है तो उस वजह से भी काफी इन रहता है पाकिस्तान और यूएस का situation in the current affairs. So this is something that we have been listening to and observing since our childhood कि किस तरह से US हमें impact करता है. But when we actually know about the history of USA and the intricate workings and what internally goes on in USA, then ये तमाम information aid करती है our ability to understand the other issues, जो contemporary issues, current affairs इस वक्त चल रहे हैं यूएसए से रिलेटेड। जब हम समझ जाते हैं कि यूएसए की हिस्ट्री क्या है और ये कंट्री किस तरह से फंक्शन करती है तो हम एक होल न्यू पर्सपेक्टिव क्रिएट करते हैं ऑन अ होल न्यू लेवल के इस वक्त दुनिया में क्या चल रहा है। तो चीजें जो है यूएस हिस्ट्री से इस वक्त इतनी ज्यादा इंटरलिंक्ड हैं उतनी दूसरी हिस्ट्रीज के साथ इंटरलिंक्ड नहीं है। इस वजह से यूएस हिस्ट्री को पढ़ना भी इंटरेस्टिंग हो जाता है और समझना भी आसान हो जाता है क्योंकि ये एक आसान ही सब्जेक्ट है। इट्स मोर ऑफ अ स्टोरी टेलिंग। आप इसको ऐसे समझेंगे कोई कहानी आपको सुनाई जा रही है और आपको फिर वो पढ़ना याद करना भी आसान हो जाएगा। सो दीज आर माय पॉइंट्स व्हिच फॉल इन द which are positive for you opting for US history.
अगर आप कॉन्स की बात करें तो देखें, अव्वल तो अगर आपको सिरे से इंटरेस्ट ही नहीं है यूएस हिस्ट्री के अंदर या यूएस के अंदर, तो आप इस सब्जेक्ट को ना लें। आपको सबसे पहले अपनी जो सब्जेक्ट्स की करनी है सिलेक्शन, वो इस बेसिस पे करनी है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो इफ यू थिंक यूएस इज हिस्ट्री इज नॉट इंटरेस्टिंग, यू शुड नॉट मे बी ऑप्ट फॉर द सब्जेक्ट। और और इसके अलावा तो मुझे कोई और कौन सा, और अगर कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि ये सब्जेक्ट हिट होता है, तो आप यकीन करें हर साल कोई ना कोई सब्जेक्ट हिट होता है। अगर आप सोचेंगे कि भाई मैं यूएस हिस्ट्री हिट नहीं करता, ऐसा यूएस हिस्ट्री में ऑप्ट नहीं करता, ऐसा ना हो कि इस साल ये हिट हो जाए। वेरी पॉसिबल कि उस साल यूएस हिस्ट्री जो आपने नहीं ऑप्ट किया वो हिट नहीं हुआ और वो इंतहाई आसान पेपर आ गया, और वो सब्जेक्ट जो आपको लग रहा था कि ये तो कभी हिट ही नहीं होना, और वही हिट हो जाए। यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ योर एग्जामिनर। ऑलराइट, सो ये चीज सोच के चलना कि भाई यूएस हिस्ट्री हिट हो रहा है तो ये सब्जेक्ट ना लूं, मेरे ख्याल में ये तो कोई रीजन नहीं बनता किसी सब्जेक्ट को लेने या ना लेने का। रीजन जो बनता है वो ये है कि ये सब्जेक्ट दिखने में आसान लग रहा है, समझ में आ रहा है, अकल को इट्स लुकिंग बेटर, दिमाग में ये बात, इसमें जो चल रही हैं इवेंट्स वो बैठ रही है, अगर बैठ रही है, इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, तो गो फॉर द सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट्स जो कि आपके इंटरेस्ट में आते हैं या फिर जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं वो आप मजे से पढ़ते हो। और फिर जब कोई सब्जेक्ट आप मजे से पढ़ते हो ना, तो उसके अंदर जितनी नॉलेज आप बिल्ड कर लेते हो वो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में शायद ना करते हो। और फिर चाहे वो सब्जेक्ट हिट भी हो जाए तो भी आप पेपर में इतना कुछ लिख के आते हो कि एग्जामिनर आपको पास कर देता है। तो these are all my pros and cons on US history. I hope it gave you some sense of understanding whether to opt for US history or not. And if you do, you will inshallah see me in the lectures to come. Now let's start with our demo session. डेमो लेक्चर जो मैंने बनाया है वो अमेरिकन रेवोल्यूशन के ऊपर बनाया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाऊंगी किस तरह से नॉर्थ और साउथ जो है अमेरिकन कॉन्टिनेंट उसके अंदर आबादी किस तरह से आई, क्योंकि ये दो पीसेज ऑफ लैंड तो बिल्कुल ही अलग थे बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो किस तरह से यहाँ पे लोग आए, आबाद हुए, आबाद होने के बाद उन्होंने अपने ट्राइब्स बनाए, और फिर यूरोपियन पावर्स को पता चला कि अच्छा भाई यहाँ पे भी कोई लैंड्स हैं जिनको हम लूट खसूट सकते हैं, तो क्यों ना आए यहाँ पर भी लूट खसूट शुरू करें, जो कि हम बाकी दुनिया में करते हैं। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू प्रोग्रेस। सो सेटलमेंट ऑफ पेलियो इंडियंस से हम स्टार्ट करते हैं। अर्ली इमिग्रेंट्स मूव्ड into the barren land bridge between East Siberia, which is modern day Russia, and present day Alaska around 15,000 to 40,000 years ago, when sea levels were significantly lower during the Quaternary glaciation, creating a land drought. अब इसको अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो वो ये है कि होमोसेपियंस जो होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा इवॉल्व्ड फॉर्म ऑफ ह्यूमन बींग्स है, यानी जो हम है वो होमोसेपियंस है, सबसे ज्यादा इवॉल्व्ड मेंटली। तो होमोसेपियंस रेड से यहाँ इस पिक्चर में आपको दिख रहे होंगे। होमोसेपियंस इवॉल्व हुए थे, निकले थे अफ्रीका से, फिर ये अफ्रीका के दूसरे रीजन्स के अंदर गए। 1 मिनट, या सो होमोसेपियंस यहाँ अफ्रीका से निकले, फिर ये अफ्रीका के दूसरे रीजन से गए, फिर लेवांट के रीजन से होते हुए ये रशिया में गए, साउथ एशिया में गए, और फिर यहाँ से ये दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज साइबेरिया, रशिया में काउंट होता है, और दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अलास्का, जो कि आप प्रेजेंट है यूएस में काउंट होता है। इन दोनों पार्ट्स के बीच में आप यहाँ पर देखेंगे एक लैंड ब्रिज था, अब तो नहीं है, अब वो पानी के नीचे जा चुका है, लेकिन जब आइस एज थी तब एक लैंड ब्रिज था। तो जो होमोसेपियंस है वो इस लैंड ब्रिज के ऊपर से चलते हुए दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसमें वो पहले नहीं थे आ गए, और फिर वो नीचे चले गए साउथ के एरिया में। ठीक है, तो बैरन लैंड ब्रिज जो था, जो कि रशिया और प्रेजेंट नॉर्थ अमेरिका के बीच में था, वो उस वक्त वाटर से कवर्ड नहीं था, क्योंकि आइस एज चल रही थी, तो जो वाटर लेवल्स थे वो बहुत लो थे, और सी लेवल बहुत लो था, तो जमीन ऊपर आ गई थी। इस जमीन के ऊपर से चलते हुए होमोसेपियंस पॉपुलेट होना शुरू हो गए थे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के अंदर। सो दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स एक्चुअली वेंट टू दीज टू कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, उस वक्त जो नॉर्थर्न अमेरिका था उसके अंदर बहुत ज्यादा बर्फ जमी हुई थी, इसको लॉरेंटाइड आइस शील्ड कहते हैं। तो जो पेलियो इंडियंस थे या जो होमोसेपियंस थे वो बैरन लैंड ब्रिज के ऊपर से चलते हुए, इस पूरी आइस शीट के ऊपर से चलते हुए साउथ ऑफ नॉर्थ अमेरिका में आ गए थे, यानी कि नॉर्थ अमेरिका जो सिदरन हिस्सा है उसके अंदर आके ये लोग रहना शुरू हो गए थे। फिर हुआ ये कि जाहिर है आइस एज खत्म हो गई थी, आज से 10,000 साल पहले आइस एज खत्म हो गई थी। जब आइस एज खत्म हुई तो वाटर लेवल्स ऊपर हो गए, और जब वाटर लेवल्स ऊपर हो गए, सी लेवल राइज हो गया, तो जो बैरन लैंड ब्रिज था वो पानी के नीचे चला गया। और फिर जो एक कनेक्शन था
अमेरिका और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में वो खत्म हो गया था। ठीक है, हमेशा एक बात को याद रखिएगा कि जहाँ पानी होता है वहां जिंदगी होती है। लॉरेंटाइड आइस शील्ड जो थी वो मेल्ट हो गई, आइस एज खत्म हुई और फिर वो डिफरेंट लेक्स के अंदर तब्दील हो गई, जैसे कि लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरॉन, लेक इरी, लेक ओंटारियो। तो पानी की प्रेजेंस ने इंश्योर कर दिया कि अब यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो पॉपुलेट भी कर सकते हैं और यू नो रह सकते हैं, पॉपुलेट कर सकते हैं और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी पानी ने उनको। All right. So this population of Paleo Indians, they expanded south of the Laurentide ice shield, and it spread rapidly throughout both North and South America by 14,000 years ago. 10,000 साल पहले आपकी आइस एज खत्म हो गई थी। तो जो अर्लीस्ट पॉपुलेशन ऑफ होमोसेपियंस अमेरिकाज के अंदर रहती थी उसको हम पेलियो इंडियंस कहते हैं। ठीक है। The Beringia land bridge disappeared, becoming Bering Strait. I'll explain you Bering Strait क्या होती है। Beringia land bridge जो था वो वाटर लेवल्स राइज होने के बाद पानी में गर्क हो गया था। तो जो कनेक्शन था इन होमोसेपियंस का खत्म हो गया था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। ठीक है, जो पेलियो इंडियंस इस तरफ आ गए थे वो बैरन लैंड ब्रिज के गर्क होने के बाद डिस्कनेक्टेड हो गए थे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। विच इज द रीजन एज टू वाई दुनिया को पता ही नहीं था 1492 तक कि यहाँ पर भी कोई जमीन का हिस्सा है या यहाँ पर भी कोई लोग आबाद हैं। ठीक है, सो दिस पिक्चर इज शोइंग यू दी बैरेंगिया लैंड ब्रिज, जो कि यहाँ साइबेरिया से ये लोग चलते हुए एंटार्क्टिका से नॉर्थ अमेरिका में आ गए। ये आपकी लॉरेंटाइड आइस शील्ड है जो कि मेल्ट होने के बाद डिफरेंट लेक्स में तब्दील हो गई थी और बैरिंग स्ट्रेट बन गया। यानी कि स्ट्रेट एक वाटर बॉडी को कहते हैं जो कि दो लैंड बॉडीज को सेपरेट करती है। सो दिस वाटर बॉडी इज सेपरेटिंग टू पीसेज ऑफ लैंड विच इज योर साइबेरिया एंड अलास्का। तो जब ब्रिज पानी के नीचे चला गया और उसके ऊपर पानी आ गया तो यानी एक वाटर बॉडी आ गई जिसने सेपरेट कर दिया अमेरिका को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। अब अमेरिका के अंदर जो ये पेलियो इंडियंस थे वो आके आबाद होना शुरू हुए। फिर उन्होंने अपने आप को डिफरेंट ट्राइब्स में सेपरेट कर लिया। हर ट्राइब की अपनी एक खास आइडेंटिटी होती थी, एक खास लैंग्वेज होती थी, खास कस्टम्स ट्रेडिशंस होते थे, खास उनकी रिलीजियस बिलीव्स होते थे। कुछ जो ट्राइब्स होते थे वो आपस में सुलह के साथ रहते थे, अलायंस के साथ रहते थे। कुछ ट्राइब्स होते थे जो दूसरे से वॉर करते थे। तो एक तरह की पूरी एक सिविलाइजेशन से क्रिएट हो गई थी नॉर्थ अमेरिका के अंदर। और साउथ अमेरिका में भी डिफरेंट बड़ी बड़ी एम्पायर्स बनी और फिर खत्म भी हो गई, जैसे कि एस्टेक, मायाज, इनकास, इनके बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो this is what was happening in North and South America when the world did not have the slightest clue that there was some North and South America existent in the world. All right, as I've already told you, यूरोपियन एक्सप्लोरेशंस के बाद पता चला कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका यानी कि दो कॉन्टिनेंट और हैं दुनिया में एक्सप्लोर करने के लिए। सो यूरोपियन एक्सप्लोरेशन जो है वो आपकी स्टार्ट हुई है 1492 के अंदर और एक स्पेनिश एक्सप्लोरर थे, उनका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। वो निकले 1492 के अंदर एक ऑल्टरनेट रूट फाइंड करने के लिए टू ईस्ट। उस वक्त ये होता था 15th सेंचुरी के अंदर यूरोप जो था वो ट्रेड करता था ईस्ट के साथ, जापान, चाइना, साउथ एशिया, इनके साथ ट्रेडिंग करता था। लेकिन 15th सेंचुरी में दो रूट्स थे, एक वाटर रूट था और एक लैंड रूट था जिसके थ्रू ट्रेडिंग चलती थी यूरोपियन स्टेट्स की इन ईस्टर्न स्टेट्स के साथ। मगर उस वक्त चल रही थी राइवलरी क्रिश्चियंस की टर्की के साथ। हम अक्सर सुनते हैं क्रूसेडर्स का, जो एक सीरीज ऑफ वॉर्स टर्की ने, ऑटोमन एम्पायर ने लड़ी थी अगेंस्ट द क्रिश्चियंस। तो उसकी वजह से ये लोग ट्रेड नहीं होने देते। जो टर्किश लोग थे ना, जो टर्की के लोग थे, वो ट्रेड नहीं होने देते थे यूरोपियंस की ईस्ट के साथ, रास्ते को ब्लॉक करते थे, वाटर रूट भी और लैंड रूट भी। तो इस वजह से यूरोपियंस को बहुत मसला होता था, उनको लॉसेज होते थे। तो फिर उन्होंने सोचा कि एक ऑल्टरनेटिव रूट फाइंड करते हैं जहां हम बगैर डिस्टर्ब हुए ट्रेड कर सकें ईस्ट के साथ। तो अब आप देखें यहाँ पर यूरोप है और यूरोप ने ट्रेड करनी है ईस्ट के साथ। तो उन्होंने कहा ये एक ऑल्टरनेटिव रूट हम फाइंड करते हैं, दूसरी तरफ से जाते हैं ईस्ट की तरफ, ताकि हम परेशान ना हो इन ऑटोमन एम्पायर के लोगों से। अब जब वो यहाँ से निकले तो फिर वो यहाँ से होते हुए ईस्ट की तरफ जाना चाह रहे थे
एंड वाइल दे वर गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, तो उन्हें पता चला कि अच्छा यहाँ पर भी कोई लैंड है या ये भी कोई लैंड है. सो दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड एन अल्टरनेटिव रूट टू ईस्ट. और तब मिस्टेकनली या फॉर्चुनेटली, एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली, जिस तरह से उन्होंने आगे चल के नेटिव अमेरिकन को ट्रीट किया और कॉलोनीज बनाई, तो उससे तो यही लगता है कि ये उनके लिए काफी अनफॉर्चुनेट रहा, क्योंकि अगर वो कभी एक्सप्लोर ही ना होते तो ज्यादा बेहतर रहता फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी. बट when they were going to find an alternative route, they stumbled upon this continent, which is your North America right now. Canada के regions में वो stumble upon हुए और फिर उन्होंने इस पूरे continent को discover कर दिया. फिर आगे चल के उन्होंने साउथ अमेरिका को भी डिस्कवर कर लिया और फिर अपनी कॉलोनीज बनाने लग गए. उस वक्त ब्रिटिश, फ्रेंच, स्पेनिश, पोर्चुगीज, डच, ये बहुत बड़ी बड़ी पावर्स थी, बड़ी बड़ी एम्पायर्स थी. और ये इनका ज्यादातर काम यही होता था कि दुनिया में जाते थे और कॉलोनीज बना लिया करते थे, वहां से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते थे, अपने पास प्रोसेस करते थे और अपना फिनिश्ड गुड जो है वो जाके इन कॉलोनीज को बेचते थे और खूब पैसे कमाते थे. तो मर्केंटलिज्म की इनकी इकोनॉमी मर्केंटलिज्म के ऊपर बेस्ड थी. मर्केंटलिज्म यही है कि कॉलोनीज बनाओ, वहां से उनकी रॉ मटेरियल लो, अपने पास फिनिश प्रोडक्ट बनाओ और फिर वापस जाके उनको बेचो. ये फिनिश प्रोडक्ट्स आगे हम अमीर हो जाएं और वो गरीब से गरीब तर होते चले जाएं. ठीक है, तो इसी तरह से नॉर्थ और साउथ अमेरिका में भी इन बड़ी एम्पायर्स ने अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू कर दी. अगर आप देखेंगे न्यू फ्रांस, फ्रांस की कॉलोनी है, ये ग्रीन कलर की इंग्लिश की कॉलोनीज हैं, येलो कलर की स्पेन की कॉलोनीज हैं. ठीक है, और ये पोर्चुगीज ब्राजील जो है वो पोर्चुगीज की कॉलोनी है, और ग्रीन कलर में आपको डच की कॉलोनीज नजर आएंगी. वन ऑफ द रीजन एज टू वाई कि इन पार्ट्स ऑफ अमेरिका में स्पेनिश बोली जाती है, ब्राजील के अंदर पोर्चुगीज बोली जाती है, और कनाडा के अंदर फ्रेंच बोली जाती है, इसलिए क्योंकि उनके फॉर्मर कॉलोनिस्ट रह चुके हैं. जैसे पाकिस्तान के अंदर इंग्लिश बहुत ज्यादा बोली जाती है ऑफिशियल लैंग्वेजेस नहीं, क्योंकि हमने हमारे जो कॉलोनाइजर्स थे वो ब्रिटिश थे, उनकी लैंग्वेज इंग्लिश थी. तो लैंग्वेज जो है वो एक बैगेज है जो कि हमेशा रह जाता है कॉलोनीज के अंदर. यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एरिया जो है वो अपने कॉलोनाइजर्स जो है उनकी लैंग्वेज भी बोलते हैं. ठीक है, सो दिस पिक्चर इज एक्चुअली शोइंग यू कि किस तरह से एक कॉन्टिनेंट जो पहले से डिस्कवर ही नहीं था वो डिस्कवर हुआ, और उसके डिस्कवर होने के बाद जो बड़ी बड़ी एम्पायर्स थी उन्होंने अपनी यहाँ पे कॉलोनीज बना ली. ठीक है, 17th सेंचुरी में ग्रेट ब्रिटेन जो था उसने अटलांटिक कोस्ट के ऊपर अपनी तमाम कॉलोनीज बना ली थी और वेस्ट इंडीज में भी अपनी कॉलोनीज बना ली थी. उस वक्त इंग्लैंड के अंदर कैथोलिज्म से लोग कन्वर्ट हो रहे थे, प्रोटेस्टेंट बन रहे थे. तो वो लोग जो प्रोटेस्टेंट बन रहे थे, जाहिर है उनको प्रोसिक्यूशन फेस करनी पड़ती बाय द क्राउन, बाय द चर्च, क्योंकि क्राउन और चर्च यानी कि जो किंग थे वो तो कैथोलिक ही थे और लोग जो थे वो कैथोलिज्म के खिलाफ जाके प्रोटेस्टेंट बन रहे थे. तो किंग और क्राउन की प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए ये प्रोटेस्टेंट कॉलोनीज में आकर रहने लग गए ब्रिटेन की, जो कि अमेरिका के अंदर उन्होंने 13 कॉलोनीज बनाई थी. ये अटलांटिक कोस्ट है, यहाँ पर ये सारा अटलांटिक ओशन है. इस अटलांटिक कोस्ट के ऊपर इन्होंने 13 कॉलोनीज बनाई थी. ग्रेट ब्रिटेन की 13 कॉलोनीज थी और इन 13 कॉलोनीज के अंदर जो रहने के लिए लोग आते थे वो वाइट सेटलर्स होते थे, यानी कि प्रोटेस्टेंट जो प्रोसिक्यूशन को फेस नहीं करना चाहते थे उससे स्केप करके इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन 13 कॉलोनीज में आके वो रहना शुरू हो गए थे. और इस तरह से ये 13 कॉलोनीज पॉपुलेट होने लग गई थी उन ब्रिटिशर से जो कि ब्रिटेन में रह के प्रोसिक्यूशन फेस करते बाय द क्राउन or by the church because they were converting to a different religion which is actually an extension of Christianity itself. Protestantism, Protestant बन रहे थे वो from Catholic. ठीक है, so 1700s के अंदर आप देख रहे हैं कॉलोनीज इन द वेस्ट इंडीज. ये जो एरिया है इसको वेस्ट इंडीज कहा जाता है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में छोटे छोटे जो आइलैंड्स होते हैं उनको वेस्ट इंडीज कहा जाता है. और इस पिक्चर में आपको पता चल रहा है कि 1700s के अंदर स्पेन की कितनी थी कॉलोनीज वेस्ट इंडीज में, इंग्लैंड, नेदरलैंड जो कि डच है, और फ्रांस, डेनमार्क, इनकी कितनी कॉलोनीज थी. सो द बॉटम लाइन इज कि 17th सेंचुरी में ग्रेट ब्रिटेन ने मोस्ट ऑफ दी नॉर्थ अमेरिका को कॉलोनाइज कर लिया था. वहां पर आकर वाइट सेटलर्स रहना शुरू हो गए थे जो कि ब्रिटेन से फ्ली करके इन 13 कॉलोनीज में आते थे, यहाँ पे रहना शुरू हो गए, यहाँ पे पॉपुलेट होना शुरू हो गए. ब्रिटेन की ना सिर्फ नॉर्थ अमेरिका के अंदर कॉलोनीज थी बल्कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उनके अंदर भी उन्होंने किया था और अपनी कॉलोनीज बना ली थी.
नाउ कमिंग टुवर्ड्स आवर मेन टॉपिक, द अमेरिकन रेवोल्यूशन। ये आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताने का मकसद ये था कि आपको समझ में आ जाए कि क्या चल रहा है। ठीक है, अमेरिकन रेवोल्यूशन। अब हुआ ये कि जब यहाँ पे 13 कॉलोनीज बन गई और इन कॉलोनीज के अंदर ट्रेडिंग वगैरह होना शुरू हो गई थी और ये प्रॉपर कॉलोनीज बन गई थी 1700s में, 1750s के अंदर। सो एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि यहाँ पर अमेरिकन रेवोल्यूशन किस तरह से स्टार्ट हुआ, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए, यहाँ पर ये 13 कॉलोनीज हैं जो कि ब्रिटेन की थी। उसके बाद ऊपर ही न्यू फ्रांस था, यानी कि फ्रांस की कॉलोनीज थी। अब इनके बीच में हमेशा झगड़ा रहता था कि ये पार्ट मेरा है, वो पार्ट तुम्हारा है, इस पार्ट पे मैंने कब्जा किया, उस पार्ट पे तुमने कब्जा किया है। तो इसकी वजह से फ्रांस सिक्योरिटी थ्रेट पोज करने लग गया था 13 कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन के ऊपर। ठीक है, तो फिर यह हुआ कि ब्रिटेन ने जाहिर है सोचा कि अब फ्रांस को यहाँ से मार के भगाना होगा क्योंकि ये बहुत परेशान कर रहा है। फ्रेंच और इंडियन वॉर जो हैं वो वॉर्स हैं जो कि 7 साल 8 साल के लिए चली थी, जिसके अंदर ब्रिटेन ने फ्रांस को मार के भगा दिया था कनाडा के रीजन के अंदर से। ठीक है, इसके अंदर जो फ्रांस थे वो हार गए थे ब्रिटिशर्स से और ब्रिटिशर्स ने अपनी 13 कॉलोनीज को सेव कर लिया, फ्रांस को मार के भगा दिया। इस वॉर के बाद जो कि 7 से 8 साल चली थी, बहुत ज्यादा डेट इकट्ठा हो गया था। जाहिर है जब आप कोई वॉर करते हैं तो एक बहुत एक्सपेंसिव फेयर है, ये अफेयर है, तो इसमें बहुत ज्यादा डेट इकट्ठा हो गया था। अब हुआ ये कि ब्रिटिशर्स ने कहा कि अमेरिकन कॉलोनीज जो थी 13 कॉलोनीज, ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम लोगों ने आपके लिए ये वॉर लड़ी है और अब आपको जो इस वॉर से इकट्ठा होने वाला कर्जा है उसको अदा करना होगा। और ये कर्जा आप कैसे अदा करेंगे कि हम आपके ऊपर ये के बाद दिगरे एक सीरीज ऑफ टैक्सेस लगाना शुरू कर देंगे, आप वो टैक्सेस पे करते हैं और ये डेट पूरा होता रहेगा। अब जैसे जैसे इनके ऊपर टैक्सेस लगते जा रहे थे, ये कॉलोनीज गुस्सा होती जा रही थी कि अब हम एक के बाद एक टैक्स लगता चला जा रहा है और उनके लिए मुश्किल होती जा रही है। तो फिर यही वो टैक्सेस थे जो कि आगे चल के वजह बने अमेरिकन रेवोल्यूशन के, जिसके अंदर इन 13 कॉलोनीज ने रिवोल्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स और उन्होंने उनके साथ एक पूरी जंग लड़ी और जंग लड़ने के बाद ब्रिटिशर्स को फिर अमेरिकन ने मार के भगा दिया नॉर्थ अमेरिका में से। ठीक है, सो सबसे पहले 1763 में जो फ्रेंच थे वो चले गए थे छोड़कर नॉर्थ अमेरिका को, और यहाँ पर 13 कॉलोनीज थी जो कि आराम से रह रही थी। फिर हुआ ये कि जो किंग थे उन्होंने कहा कि एपेलाचियन माउंटेन्स जो हैं इनको क्रॉस करके कॉलोनीज आगे नहीं जाएंगी क्योंकि यहाँ पे नेटिव अमेरिकन रहते हैं, इंडिजिनियस पीपल रहते हैं, वो जो ऑलरेडी इस कॉन्टिनेंट के ऊपर पहले से रह रहे थे, पेलियो इंडियंस। हम तो जाहिर है आए हैं, आके हम लोगों ने अपना राज यहाँ पे जमाया है, लेकिन इनसे हमसे पहले जो यहाँ पे लोग रह रहे थे, जिनकी एक्चुअल में ये लैंड है, जिनकी एक्चुअल में ये जमीन है, जिनसे हमने लूटी है ये जमीन, अब ऐसा है कि अब हम उनको और परेशान नहीं करते हैं। और किंग ने कहा दैट द 13 कॉलोनीज जो कि अटलांटिक कोस्ट के ऊपर हैं वो अपनी हद में रहें और एपरेचियन माउंटेन को क्रॉस करके आगे जाके और लूट और प्लंडर ना करें, क्योंकि वो जमीन जो है वो नेटिव अमेरिकन की है। सिर्फ वो लाइसेंस ट्रेडर्स जिनके पास लाइसेंस है एपरेचियन माउंटेन्स को क्रॉस करके आगे नेटिव अमेरिकन की लैंड में जाके ट्रेड करने का, वो जा सकते हैं। इसके अलावा जो व्हाइट सेटलर्स हैं वो अब अपनी इस एम्बिशन को अपने हद तक रखें, अपनी कॉलोनीज में रहें और आगे जाके वो और ज्यादा लूट और खसूट नहीं कर सकते हैं। इंडिजिनियस अमेरिकन जो वहां पे रहने वाले ओरिजिनल लोग थे उनकी जमीनों का। तो प्रोक्लेमेशन एक्ट के अंदर सादा अल्फाज में यही बात की गई थी कि आप लोगों ने अब अपनी हदूद में रहना है। ये बात अमेरिकन को बहुत बुरी लगी थी, इन कॉलोनी में रहने वाले व्हाइट सेटलर्स को ये बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि जाहिर है उनके तो अंदर एक हवस पैदा हो चुकी थी कि वो और जाएं और लूट और प्लंडर करें और इन इंडिजिनस अमेरिकन को मर्डर करके उनकी लैंड्स को हासिल करें। ये फर्स्ट नेल इन द कॉफन थी। फिर उसके बाद एक शुगर एक्ट आया 1764 के अंदर। अब देखें 63 में प्रोक्लेमेशन एक्ट था, उसके एक साल बाद 1764 में शुगर एक्ट आया। शुगर एक्ट में ये हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने कहा था कि जो शुगर हमारे मुल्क में से बन के अमेरिकन कॉलोनीज में आती है आपने सिर्फ वही शुगर इस्तेमाल करनी है, इसके अलावा जो आप स्मगलिंग करें वो फ्रेंच शुगर और डच की शुगर की वो ना करें। स्मगलिंग बिल्कुल खत्म हो गई है, आपने हमारी ही शुगर खरीदनी है ताकि हमें इससे फायदा हो। और अगर कोई और शुगर खरीदेंगे तो उसके ऊपर आपको हैवी ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज पे करनी पड़ेगी। ये बात भी अमेरिकन को बुरी लगी कि भाई हम क्यों आपसे आपकी ही शुगर खरीदें, हमें तो डच शुगर चाहिए या हमें तो फ्रेंच शुगर चाहिए। सो दिस वाज अनदर थिंग जो कि अमेरिकन को बहुत बुरी लगी थी। ये एक किस्म का एक्ट था
एक रूल था जो कि ब्रिटिशर्स ने पास किया था, क्योंकि देखें कॉलोनीज बनाने का मकसद ये होता है कि हम कॉलोनीज बनाएंगे और उसके बाद आपको अपना सामान बेचेंगे जो कि आपने खरीदना है, ताकि हमें इससे फायदा हो। कॉलोनीज बनाने का मकसद यही होता था। अगर आप दूसरों से सामान खरीदेंगे और दूसरों को फायदा पहुंचाएंगे तो भाई दिस इज नॉट इट। और दूसरा ये कि आप तो डेट इकट्ठा हो गया और उस डेट को भी आपने पे करना है, तो इट्स बेटर कि आप हमसे ही सामान खरीदो, हमें फायदा पहुंचाओ और उस डेट को आप पे करें। बट अमेरिकन को ये बात अच्छी नहीं लगती थी, यानी कि जो कॉलोनीज में रहने वाले लोग थे उनको ये बात नागुजीर या बुरी लगी। ठीक है। फिर शुगर एक्ट के बाद करेंसी एक्ट आ गया। अब हुआ ये कि जो 13 कॉलोनीज के अंदर ट्रेड हो रही थी वो बहुत मुश्किल हो गई, क्योंकि इनफ लिक्विडिटी उनके पास हासिल नहीं थी, यानी कि इनफ गोल्ड उनके पास नहीं था या पाउंड नहीं थे, जो कि वो जाहिर है ब्रिटिशर से ट्रेड करने के बाद ही हासिल करते थे। अब जब उनके पास पैसों का शॉर्टेज हो गया तो फिर उन्होंने ये किया कि चले हम अपने ही पैसे बनाना शुरू कर देते हैं, यानी कि उन्होंने अपनी ही करेंसी नोट्स को छापना शुरू कर दिया। नाउ व्हाट हैपेंड कि कॉलोनीज के अंदर एक सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम तो था नहीं जो कि इन तमाम करेंसीज को रेगुलेट कर सकता। तो फिर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, यानी कि न्यूयॉर्क में, यानी न्यूयॉर्क का जो नोट है वो कितना लेजिटिमेट है ये कैसे पता चलेगा मैसाचुसेट्स के अंदर। मैसाचुसेट्स के जो करेंसी है उसकी लेजिटिमेसी एक न्यूयॉर्क का ट्रेडर कैसे बता सकता है कि इतना। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी। लोग कहते थे कि तुम्हारा नोट जो है वो इतना लेजिटिमेट है कि नहीं, मेरा नोट ज्यादा लेजिटिमेट है। या एक रेगुलेटरी सिस्टम नहीं था, एक सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम नहीं था जो कि बता सकता है कि इस नोट की इतनी वैल्यू है, उस नोट की इतनी वैल्यू है, और फिर आप इसी तरह से अपनी ट्रेड को कंडक्ट कीजिए। तो ये कंफ्यूजन जो हो रही थी इसकी वजह से ना सिर्फ ब्रिटिशर्स की जो अपनी करेंसी थी उसकी वैल्यू डाउन हो रही थी, वो डिवैल्यू हो रही थी, बल्कि एक पूरा ट्रेडिंग सिस्टम ही उनका मुश्किल में आ गया था। तो फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने करेंसी एक्ट निकाला और उन्होंने इन तमाम करेंसीज को जब्त कर लिया और कहा कि अब आपकी कोई करेंसी नहीं चलेगी, जो चलेगी सिर्फ हमारी करेंसी चलेगी और आइंदा ये हरकत ना कीजिएगा। तो ये बात भी अमेरिकन को बहुत बुरी लगी। फिर क्वार्टरिंग एक्ट करेंसी एक्ट के एक साल बाद आया 1765 के अंदर। क्वार्टरिंग एक्ट में ये था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो कहते थे कि जो हमारे ट्रूप्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो अमेरिका के अंदर रहेंगे और अमेरिका में आपने उनको रखना है पब्लिक हाउसेस के अंदर। अगर पब्लिक हाउसेस खत्म हो जाए तो इन्स में रखें, इन्स खत्म हो जाए तो एल हाउसेस, बार्न्स, दूसरी बिल्डिंग्स के अंदर आपने हमारे तमाम आर्मी को अकोमोडेट करना है, उनको खाना पीना सब कुछ प्रोवाइड करना है। अब जो कॉलोनीज थी उनके ऊपर ये एक एक्स्ट्रा बर्डन था, एक्स्ट्रा खर्चा था। वो ये कहते थे कि वाई शुड वी यू नो अकोमोडेट दीज ब्रिटिश ट्रूप्स, अब तो हमें इनकी जरूरत भी नहीं है, फ्रांस जिससे खतरा था उसको तो मार के भगा दिया है। सो व्हाट आर दीज ट्रूप्स स्टिल डूइंग इन आवर कॉलोनीज, जिनका हमें खर्च बर्दाश्त करना है। तो फिर हुआ ये कि तमाम कॉलोनीज ने कह दिया कि नहीं, हमने आपके ट्रूप्स को अकोमोडेट नहीं करना, इनका खर्चा हमने बर्दाश्त नहीं करना, ऐसा है कि इनका खर्चा आप ही खुद बर्दाश्त कीजिए। फिर 1766 में 1500 ब्रिटिश ट्रूप्स जो थे वो न्यूयॉर्क के अंदर आए कि इनको यहाँ पे स्टेशन किया जाए, यहाँ पे अकोमोडेट किया जाए। तो न्यूयॉर्कर की जो प्रोविंशियल असेंबली थी उसने कहा कि नहीं, हमने आपको अकोमोडेट नहीं करना, ऐसा है आप शिप्स पर ही रहिए और यहीं से आप वापस चले जाए, वी आर नॉट गोइंग टू अकोमोडेट यू इन आर स्टेट। और इसका बहुत खर्चा होता है। तो इसके जवाब में न्यूयॉर्क की असेंबली को भी डिसॉल्व कर दिया ग्रेट ब्रिटेन ने, और उनके जो हेड थे असेंबली के उनको भी निकाल दिया और अपनी मनपसंद बंदे रख दिए, ताकि उनकी जो पसंद के डिसीजंस हैं और जो ऑर्डर्स हैं वो फॉलो हो सके, न्यूयॉर्क के अंदर कोई रिवोल्ट ना कर सके। लेकिन इसका एक उल्टा इफेक्ट हुआ और वो ये हुआ कि तमाम कॉलोनीज और ज्यादा हेट्रेड में आ गई और उनके दिल में और ग्रज पैदा हो गया ब्रिटिशर्स के खिलाफ कि ये हमारे साथ नाहक बुरा कर रहे हैं, एक के बाद एक टैक्स लगा रहे हैं, और वो और ज्यादा यूनाइट होना शुरू हो गई अगेंस्ट द ग्रेट ब्रिटेन। फिर 65 में एक स्टैम्प एक्ट आता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस तरह से एक सीरीज ऑफ टैक्सेस, सीरीज ऑफ एक्ट्स को एक के बाद एक साल अमेरिकन के ऊपर लगाते चले गए ताकि ये जो डेट है वो दे दें। स्टैम्प एक्ट ये है जो कि अभी भी चलता है पाकिस्तान के अंदर कि आपको कोई लेटर पोस्ट करना है तो एक स्टैम्प लगाना है, या कोई डॉक्यूमेंट आता है तो उसके साथ एक स्टैम्प होता है। तो स्टैम्प एक टैक्स होता है, वो टैक्स जो कि आप देकर उस स्टैम्प को खरीदते हैं, और वो जो पेमेंट होती है वो डायरेक्टली आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास आती है। इसी तरह से ब्रिटिशर्स ने स्टैम्प एक्ट निकाला था कि कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होगा, मैरिज लाइसेंस होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके ऊपर एक छोटा सा स्टैम्प लगेगा और उस स्टैम्प की जो कीमत होगी वो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाएगी। एंड दिस इज द अमाउंट दैट दे एक्चुअली पेइंग फॉर द डिफेंस। वो डिफेंस जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है अमेरिकन कॉलोनीज को, उनकी पेमेंट है ये स्टैम्प एक्ट के थ्रू। दिस वाज अनदर थिंग व्हिच इन्फीरिएटेड द व्हाइट सेटलर्स लिविंग इन द 13 कॉलोनीज। फिर एक दूसरे साल टाउनशेंड एक्ट आ जाता है। टाउनशेंड एक्ट के अंदर जो अमेरिकन होते हैं
इन द टाउनशिप एक्ट विच केम इन 1764, ग्रेट ब्रिटेन और ज्यादा टैक्स लगा देता है उन गुड्स के ऊपर जो कि अमेरिकन इंपोर्ट कर रहे होते हैं ग्रेट ब्रिटेन से। जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि कॉलोनीज का तो मकसद ही यही होता था कि यहाँ पर हम लाके अपने गुड्स को बेचें और फिर ग्रेट ब्रिटेन जो है वो इसे फैजियाब हो। तो ग्रेट ब्रिटेन ने जो अपने जो गुड्स थे जो कि अमेरिका को वो एक्सपोर्ट करता था और अमेरिका इंपोर्ट करता था, उनके ऊपर टैक्सेस लगाना शुरू कर देते। अब हुआ ये कि अमेरिका चूंकि बहुत ज्यादा इंफीरियर हो गया था ऑलरेडी इतने सारे टैक्सेस की वजह से, उन्होंने फिर अब एक स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि सॉरी, अब हम ऐसा है कि आपसे गुड्स लेंगे ही नहीं, हम बॉयकॉट कर देते हैं आपके तमाम अशिया का जो हम आपसे इंपोर्ट करते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी गुड्स फ्रॉम यू बिकॉज यू आर इम्पोजिंग सो मच टैक्स ऑन द गुड्स दैट वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम यू। ठीक है। फिर जो बोर्ड ऑफ कस्टम कमिश्नर्स ग्रेट ब्रिटेन ने अमेरिकन कॉलोनीज के अंदर स्टेब्लिश किया था ताकि स्मगलिंग वगैरह ना हो सके और प्रॉपर टैक्स कलेक्शन हो सके, उस बोर्ड ऑफ कमिश्नर को भी हैरेस करना शुरू कर दिया था अमेरिकन कॉलोनीज के अंदर रहने वाले लोगों ने, क्योंकि वो जाहिर है उनके ऊपर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस अप्लाई कर रहे थे। तो टाउनशिप एक्ट का जो एक फायर बैक जो अमेरिकन कॉलोनी को हुआ, अमेरिकन कॉलोनीज ने जो रेजिस्टेंस शो की, उसके नतीजे में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बॉस्टन के अंदर अपने ट्रूप्स भेज दिए ताकि वो उस रेजिस्टेंस को खत्म कर सकें। ठीक है। अब इस ही टाउनशिप एक्ट के दौरान एक नॉन इम्पोर्टेशन एग्रीमेंट आता है। वो यही होता है कि हम अपने अब ग्रेट ब्रिटेन से कोई भी गुड्स इंपोर्ट नहीं करने हैं क्योंकि वो बहुत टैक्स लगा रहे हैं। इसके अंदर एक रोल आता है सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लिबर्टी का। सन्स ऑफ लिबर्टी जो होते हैं वो थ्रेट करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के कमिश्नर्स को और लॉयलिस्ट को कि आप तो बहुत ज्यादा लॉयल हो रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के। और फिर जो डॉटर्स ऑफ लिबर्टी थे वो घर के अंदर ही वो गुड्स बनाना शुरू हो गई थी जो कि बॉयकॉट कर दिए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और ब्रिटिशर से जो ये इम्पोर्ट करते थे वो तमाम वो घर में बनाने लग गई थी। अब ये जो एक अग्रीमेंट था ये 10 साल तक चला था। ठीक है। इसी दौरान जब ये एक नॉन इम्पोर्टेशन अग्रीमेंट चल रहा था, इसी दौरान टेंशन जो थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्रूप्स बॉस्टन में लाके खड़े कर देते ताकि किसी किस्म की रेजिस्टेंस क्रिएट ना हो सके, और एक टेंशन क्रिएट हुआ हुआ था उस वक्त बॉस्टन में। तो उस एक दिन क्या होता है कि बॉस्टन के अंदर कोई 5 या 7 ब्रिटिश ट्रूप्स होते हैं। अब ब्रिटिश ट्रूप्स से तो जाहिर है वहां के लोग नफरत कर रहे होते हैं, और फिर एक दिन वो ट्रूप्स जो थे उनकी अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट हो जाता है किसी विग मेकर के साथ। उस वक्त विग्स वगैरह बहुत पहनते थे लोग, तो उससे बहुत डिसएग्रीमेंट या आर्ग्यूमेंट क्रिएट हो जाता है। फिर ऐसा होता है कि लोग जो होते हैं वो उन ट्रूप्स को घेर लेते हैं और फिर उनको गालियां देना और स्टोन्स थ्रो करना शुरू कर देते हैं। इसके नतीजे में वो इन्फीरिएट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और फिर वो ओपन फायर कर देते हैं। ओपन फायर कर देते हैं, 3 लोग मारे जाते हैं और 2 लोग जख्मी हो जाते हैं। अब ये एक मैसेकर नहीं था, बेशक वहां पे लोग उस वक्त मारे गए थे, जो कि ब्रिटिश ट्रूप्स जो थे वो इनकी बदतमीजी से गुस्से में आ गए थे और फिर उन्होंने ओपन फायर कर दिया। इट्स ट्रू दैट पीपल वर किल्ड बट इट वाज नॉट अ मैसेकर। मैसेकर इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन पैलेस्टीन राइट नाउ व्हिच इजराइल इज डूइंग। ये मैसेकर नहीं था, इसमें से 2 या 4 लोग मारे गए थे, लेकिन इसको बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा बना के शो किया गया ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को गिल्टी किया जा सके कि आपने बॉस्टन में हमारे साथ क्या किया है। कॉलोनिस्ट ने, स्पेशली एक बंदे का नाम है पॉल रिवर ने इसको बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा बना दिया और गिल्टी किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि आपने हमारे साथ कितना बुरा किया है बॉस्टन के अंदर ट्रूप्स को इकट्ठा करके। तो इसके नतीजे में ये होता है कि जो टाउनशिप एक्ट होता है ना, जिसके अंदर वो टैक्सेस लगाते हैं अपनी एक्सपोर्टेड गुड्स के ऊपर जो अमेरिकन इंपोर्ट करते हैं, उस टाउनशिप एक्ट को बहुत हद तक ये खत्म कर देते हैं। बस एक एक्ट रहने देते हैं, टी एक्ट। यानी कि जो टी है, जो चाय आप पीते हो, बस उसके ऊपर आपने टैक्स देना है। यानी कि जो ब्रिटिशर से आप टी इंपोर्ट करते हो उस टी के ऊपर आपने टैक्स देना है। और वो टैक्स इन्होंने इसलिए लगाया था क्योंकि उस वक्त ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर जो थी वो बहुत डाउन जा रही थी। उसको अप करने के लिए, उसको प्रॉप अप करने के लिए उन्होंने ये किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपनी टी अमेरिकन कॉलोनीज में बेचे और फिर वहां से उससे जो उसको मुनाफा हो उससे वो प्रॉप अप हो। इसलिए ब्रिटेन ने सिर्फ एक टी एक्ट रहने दिया, लेकिन अमेरिकन को तो ये टी एक्ट भी नहीं चाहिए था। वो ये कहते थे अच्छा जो हम चाय पीते हैं उसके ऊपर टैक्स, ये तो नामुमकिन सी बात है। ऐसे जैसे पाकिस्तान में अभी टी के ऊपर टैक्स लगा दिया जाए तो आधी अवाम पागल हो जाएगी। लेकिन खैर उस वक्त दे गॉट मैड, लिटरली गॉट मैड, और फिर उन्होंने बॉस्टन टी पार्टी की। यानी कि जो टी एक्ट ब्रिटेन ने लगाया था इन लोगों के ऊपर, उसके नतीजे में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसको बॉस्टन टी पार्टी कहा जाता है। बॉस्टन टी पार्टी में ये हुआ कि जो सन्स ऑफ लिबर्टी थे, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, वो फिर मोहॉक्स की तरह, मोहॉक्स एक ट्राइब था, अमेरिकन ट्राइब, मोहॉक्स का भेस लेकर वो बॉस्टन के हार्बर के ऊपर, बॉस्टन के हार्बर में जो शिप्स होती हैं ब्रिटेन की, जिसमें बहुत सारी टी के चेस्ट होते हैं, उन चेस्ट को लेते हैं और पानी में फेंक देते हैं। यानी कि जो टी ब्रिटेन से आई होती है अमेरिका में,
वो उसको खरीदते नहीं है, बल्कि वो तमाम टी लेते हैं और पानी में फेंक देते हैं कि हमने ना तुमसे खरीदनी है, बल्कि हम इसको ज़ाया और कर देते हैं। तो अराउंड 92 चेस्ट ऑफ टी जो है वो ज़ाया कर देते हैं। इसके नतीजे में ब्रिटेन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं अच्छा ये टी तो हमने तुम्हें बेचने के लिए रखी थी, अब तुमने इसको ज़ाया कर दिए। तो फिर इसके नतीजे में वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस इनटॉलरेबल एक्ट्स। इनटॉलरेबल एक्ट में ये हुआ था कि आपने जितनी भी टी हमारी ज़ाया की है उसका नुकसान पूरा भरें। दूसरा ये मैसाचुसेट्स, जहाँ पर बॉस्टन जो है मैसाचुसेट्स में है, मैसाचुसेट्स के अंदर जो एक इलेक्टेड काउंसिल थी, जो लोगों की रिप्रेजेंटेशन करती थी, उसको खत्म कर दिया और अपनी मर्जी के लोग रख दिए उसमें। तीसरा ये थॉमस गेज जो थे, थॉमस गेज वाज द ब्रिटिश मिलिट्री के गवर्नर थे थॉमस गेज। उनको कह दिया कि आपके पास स्वीपिंग पावर्स हैं, आप जिन्हें जो चाहे वो आपने करना है और रेजिस्टेंस को क्वेल करना है। और चौथा ये कि टाउन की मीटिंग्स नहीं होंगी, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल अगर मिलके कोई बात करें और कोई प्लान करना चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ या कोई भी बात करना चाहे तो ये अलाउ नहीं किया। उन्होंने कहा टाउन मीटिंग्स नहीं होनी है, यानी कि कोई ग्रुप ऑफ पीपल बगैर किसी परमिशन के मीटिंग नहीं कर सकता। अब इसके अगेंस्ट जाके, इस बात के अगेंस्ट आगे कि आपने कोई टाउन मीटिंग्स नहीं करनी है सीक्रेटिवली विदाउट एनी परमिशन, इसके अगेंस्ट जाके 12 कॉलोनीज फिलाडेल्फिया में एक दिन आई। मतलब 12 कॉलोनीज के एडिट्स जो थे वो इन तमाम मसले जो चल रहे थे टैक्सेस की वजह से, एक्ट्स की वजह से, वो आते हैं फिलाडेल्फिया में बैठते हैं और फिर कंस्पायर करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। और वो कंस्पिरेसी उनकी यही होती है कि अब बस बहुत हो गया, अब हम इनसे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। बस एक कॉलोनी होती है जॉर्जिया, वो नहीं आती है इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के अंदर, क्योंकि जॉर्जिया उस वक्त वॉर लड़ रही होती है नेटिव अमेरिकन के ट्राइब के साथ, जो कि जॉर्जिया के करीब होते हैं। और उसके अंदर जॉर्जिया की हेल्प बहुत कर रहा होता है ग्रेट ब्रिटेन अपने ट्रूप्स वगैरह भेज के। तो जॉर्जिया इस बात को जेओपर्डाइज नहीं करना चाह रहा था कि अगर मैं जाऊंगा और एक इस कांग्रेस का हिस्सा बनूंगा तो जाहिर है ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी जो सपोर्ट है उसको हटा लेगी। सो जॉर्जिया डिड नॉट ज्वाइन। लेकिन जो बाकी की 12 कंट्रीज कॉलोनीज थी, उन्होंने फिलाडेल्फिया में मीटिंग की और उन्होंने कहा कि अब हम बिल्कुल ही बॉयकॉट कर देंगे ब्रिटिश के तमाम गुड्स का और हम इनसे बिल्कुल ही कतई ताल्लुक कर लेंगे। अब ये उनकी मीटिंग चल ही रही होती है कि जो थॉमस गेज होते हैं उनको पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पर एक सीक्रेटिवली मीटिंग हो रही है, बावजूद इसके कि मना किया गया है इंटॉलरेबल एक्ट में। तो फिर वो आते हैं फ्रॉम बॉस्टन, वो अपनी फोर्सेस को लेकर लेक्सिंगटन आते हैं जहां पर ये हो रही होती है मीटिंग फिलाडेल्फिया में, ताकि वो इन तमाम लोगों को पकड़ लें जो कि सीक्रेटिवली लॉ के अगेंस्ट जाके मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन पॉल रिवर, वही प्रोपेगेंडिस्ट जिसने बॉस्टन मैसेकर को बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा बना दिया था, उसको इस बात की भनक पड़ जाती है और वो जल्दी से जाके उन कॉलोनीज को बता देता है कि भाई ऐसे ऐसे थॉमस गे जा रहे हैं और वो आपको आके पकड़ने के लिए आ रहे हैं। तो फिर 12 कॉलोनीज के जो मिलिशिया मैन होते हैं उनको हेड कर रहे होते हैं जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन एक छोटी सी आर्मी बनाते हैं और उस आर्मी को लेकर जाके वो थॉमस गेज से लड़ाई करते हैं और थॉमस गेज को मार के भगा देते हैं। यहाँ से आपकी अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ये पहली कॉन्फ्लिक्ट होती है जो एक जॉर्ज वॉशिंगटन जो होते हैं उसको हेड कर रहे होते हैं, वो उसके जनरल होते हैं, अपनी एक मिलिट्री बनाते हैं। और दिस इज द फर्स्ट टाइम के कॉलोनी के लोगों ने मार के भगा दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट की मिलिट्री को। ठीक है। फिर 1774 के बाद 1775 में दूसरी कॉन्टिनेंटल कांग्रेस होती है। इसके अंदर और खिचड़ी पकती है कि अब हमने बिल्कुल ही इनसे इंडिपेंडेंट हो जाना है। और फाइनली 1776 के अंदर 4th ऑफ जुलाई, जो कि इस वक्त यूएसए का इंडिपेंडेंस डे जो बनाते हैं यूएसए वाले, वो 4th ऑफ जुलाई को बनाते हैं 1776 को, क्योंकि इस दिन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब हम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हैं और हमारा कोई कनेक्शन नहीं है ब्रिटेन के साथ। और हम दैट वी 13 कॉलोनीज आर इंडिपेंडेंट नेशंस। वो अपनी एक सेंट्रल गवर्निंग अथॉरिटी बना लेते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन बनाते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली वो अपनी 13 कॉलोनीज को चलाते हैं। अब ये जो आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन होते हैं ये 1788 तक तो ठीक रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन 1783 के अंदर फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए आ जाती है और फिर उसको रिप्लेस हो जाती है। वो आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन जो होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। और जो आपकी अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर जो कि 1775 में छिड़ती है, वो खत्म होती है 1783 के अंदर। 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है पेरिस के अंदर, और वहां पर फाइनली पीस हो जाता है ब्रिटेन और यूएस के अंदर। ब्रिटेन एक्सेप्ट कर लेते हैं कि फाइन, आपके ऊपर अब हमारा कोई कॉलोनियल होल्ड नहीं है और अब आप इंडिपेंडेंट हैं। यूएस 1783 के अंदर असल मायनों में अपनी इंडिपेंडेंस हासिल करते हैं रेवोल्यूशनरी वॉर के बाद, और ब्रिटेन जो होता है वो निकल जाता है नॉर्थ अमेरिका से। तो ये है आपका पूरा अमेरिकन रेवोल्यूशन। ठीक है। अब आप देखें कि जो रेवोल्यूशनरी वॉर लड़ी वो किसने लड़ी।
वो थे जो थर्ड या फोर्थ जनरेशन थे ब्रिटिश सेटलर्स के। वही ब्रिटिश लोग जो कि ब्रिटिश से भाग के अमेरिकन कॉलोनीज के अंदर आए थे, उनकी तीसरी या चौथी जनरेशन ने लड़े वो ब्रिटिशर्स के साथ और उनको मार के भगाया। अमेरिका इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने इंडिपेंडेंस हासिल की थी ब्रिटेन से। हम लोगों ने भी इंडिपेंडेंस हासिल की थी, लेकिन अमेरिका पहली कॉलोनी है ग्रेट ब्रिटेन की जिसने इससे इंडिपेंडेंस हासिल की, और वो भी एक जंग के साथ। कोई और कॉलोनी नहीं है जिसने जंग की हो ब्रिटेन से और फिर उनको हराया और फिर अपनी इंडिपेंडेंस हासिल की हो। अमेरिका इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने इंडिपेंडेंस भी हासिल की, और वो भी जंग के बाद, आफ्टर defeating the Great Britain in the war. So this is all about our demo lecture. I hope it was beneficial for you guys and you understood something. I'm going to stop sharing my screen. Is there any question? If there are any questions related to today's session, now you can ask me. Wait a minute. हसीब is asking, मैम पेपर में आंसर लिख सकते हैं जो आप पढ़ा रही है as as it as on the condition of demand of a question? Yes. देखें, पेपर में अगर अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में बात की जा रही है तो आपको इन तमाम इवेंट्स को कोट करना होगा, लेकिन पेपर में कभी कभी एक आध एक्ट पूछ लेते हैं। जैसे एक दफा पेपर में स्टैम्प एक्ट के बारे में पूछ लिया, तो आपने स्टैम्प एक्ट के बारे में बताना है। उससे पहले आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देते हैं, और स्टैम्प एक्ट एक्सप्लेन करने के बाद आपने थोड़ा सा बात का हाल अहवाल बता देना है कि फिर क्या क्या एक्ट लगे थे। तो कभी कभी एक आध एक्ट भी पूछ लेते हैं, और कभी कभी आपसे पूरे अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में भी पूछ लेते हैं। देखें आलिया, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर आपने बुक्स पढ़नी है तो एफपीएससी की वेबसाइट पे सिलेबस के बाद यूएस हिस्ट्री के सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स उन्होंने दी हुई है, रेकमेंडेड बुक्स जो आपने पढ़नी है आप वही बुक्स पढ़ें। लेकिन अगर आप मेरा कोर्स लेती हैं तो ट्रस्ट में आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तमाम बुक्स का जो निचोड़ है वो आपको अपने स्लाइड्स में कोर्स में पढ़ाऊंगी, बुक्स में से रेफरेंसेस निकाल कर दे दूंगी ताकि आप पेपर में कोट कर दें। अब लिटरली एग्जामिनर को यही लगेगा कि आपने पूरी पूरी किताबें पढ़ी हैं, तभी आपको वो रेफरेंसेस पता चले। सो ऑन right places, I'll give you right references from the books that are recommended by FPSC, and this is going to really uh, be very beneficial for you। और आपको जो एक 60% होता है ना कि आपने बुक्स पढ़नी है, नोट्स बनाने, ये आपको 60% काम मैं इसमें आपकी मदद कर दूंगी। बस 40% जो है कि लर्निंग, आपने लर्न करना है, तमाम कॉन्सेप्ट समझने हैं, तमाम स्टोरी समझनी है, तमाम इवेंट्स याद करने हैं। उसके बाद आपने अपनी पेपर्स को अटेम्प्ट करना है, 3 से 4 पेपर्स अटेम्प्ट करें ताकि आपकी मसल मेमोरी बिल्ड हो। तो ये काम है फिर आपने खुद ही करना होगा। हसीब इज आस्किंग, मैम मेमोरीज का इश्यू रहता है और एनालिसिस का। देखें अजीब, मैंने आपको बताया कि यूएस हिस्ट्री हम एक कहानी की तरह पढ़ेंगे। कहानी तो सबको याद हो जाती है, तो जब हम एक कहानी की तरह पढ़ेंगे तो आपके लिए याद करना बहुत आसान हो जाएगा। और फिर इसको और आसान बनाने के लिए मैं आपको यूट्यूब की वीडियोस दूंगी। अगर आप कोई वीडियो देख लेंगे ना तो आपको कोई भी चीज याद करना बहुत आसान हो जाती है, कंपेयर टू अगर आप उसको पढ़ें। अगर आप एक कहानी पढ़ेंगे तो आपको शायद याद ना रहे, लेकिन अगर आप उसको देख लेंगे तो दिमाग में बैठ जाती है। So these things are going to aid your learning of US history, and literally this subject is going to become a piece of cake for you to prepare. अली रजा, देखें जो नोट्स होंगे आपको स्लाइड्स में प्रोवाइड किए जाएंगे। स्लाइड्स बहुत डिटेल्ड होंगी, उसके अंदर आपको जितनी डिटेल हासिल करनी है वो आप कर लें। अगर पूरे लिखना चाहें तो पूरा लिखें, अगर पॉइंट्स लेना चाहें तो पॉइंट्स लीजिए। लेकिन आपको स्लाइड्स के अंदर, जैसे मैंने अभी ये स्लाइड्स आपको दी हैं, इनमें कम डिटेल्स है, और जो आगे मैं आपसे शेयर करूंगी वो ज्यादा डिटेल्ड स्लाइड्स होंगी। The fee structure is going to be posted by Altaf Hussain soon, inshallah, when we'll start our campaign for this subject. Ji Amna Sahrish, I will be inshallah providing you all the material that you need to ace the paper. Adequate amount of material will be provided to you. इकरा नसीर कोई एक यूट्यूब चैनल नहीं है, डिफरेंट यूट्यूब चैनल हैं, डिफरेंट वीडियोज हैं, रैंडम वीडियोज जो कि मैं आपको दूंगी डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड। वो इंशाल्लाह हम जब पढ़ रहे होंगे तो आपको साथ साथ हर टॉपिक के साथ देती जाऊंगी। हाउ मच वी कैन स्कोर इन द सब्जेक्ट, देखें सर अल्ताफ ने आपको बताया कि ही स्कोर्ड अबव 70। तो चलें एक बातों में यहीं से पता चल गई कि 70 से तो
आप अबव स्कोर कर ही सकते हैं। कुछ लोग 80s भी स्कोर करते हैं, अबव 80 भी स्कोर करते हैं। सो स्कोरिंग आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन किसी भी सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, चाहे वो हिट हो या ना हो। द ओनली प्रीरेक्विजिट इज कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट बहुत अच्छी हो, इन डेप्थ हो, थरो हो। अगर आप इंटरेस्ट लेके ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एक कहानी की तरह पढ़ेंगे, तो आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स भी ले सकेंगे। Yes, Amna, in my session, I'm going to include the assignment and mock. एक तो होगा ग्रैंड मॉक। देखिए, आप लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर बेस करता है। आई हैव नो इश्यूज इन गिविंग यू असाइनमेंट। आप लोग जितने असाइनमेंट्स लेना चाहें, आई विल बी गिविंग यू। मेरा जो इंग्लिश प्रेसिडेंट कंपटीशन का बैच था, उसके अंदर हमने कम से कम 6 असाइनमेंट्स तो किए थे, 5-6 असाइनमेंट्स किए थे, और फिर एंड में एक मॉक टेस्ट भी किया था। तो the aspirants, they were very active, they were very willing to go for assignments, और फिर जो उनको डेली असाइनमेंट्स मिलते थे वो भी वो अच्छे से करते थे। सो इट्स ऑल अपॉन यू गाइस। इफ यू शो इंटरेस्ट, you will be getting assignments, you will be getting your assignments assessed as well। और एक ग्रैंड मॉक सेशन जो है वो तो आखिर में होना ही है। चलें, आई गेस this answers all of your questions. If there is any other question, you can ask me, and if not, then we shall wind up this session. हसीब, एक बुक जो मैंने कंसल्ट की थी, देखें बुक्स जो हैं कंसल्ट करने के लिए, वो आप एफपीएससी के जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उनमें से किसी एक को कंसल्ट कर सकते हैं, जो आपको ज़्यादा इजी लगे, जो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। If I'll tell you my book, you might not find it interesting, so you have to find your own interest in any book that you find is more interesting on FPSC's website. So I guess that's all. I hope this session was beneficial for you guys. You understood a lot of things, and it kind of created an understanding of the US history. If you guys enroll for the subject, I will be inshallah seeing you in my sessions. This is all for today. Allah Hafiz, and best of luck for your CSS preparation.